हरीम के पैरों तले ज़मीन निकल गई जब इसकी माँ ने इससे ये सवाल पूछा जिसका जवाब देने के काबिल वो नहीं थी। चटाह एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके गाल पे पड़ा और वो दूर जा गिरी। हरीम, फातिमा, सच सच बताओ, किसका बच्चा है ये? रुकैया बेगम ने इसे बाजू से पकड़कर बुरी तरह झंझोड़ा। जबकि हरीम फातिमा रोए जा रही थी। शाह वेली पर एक पहाड़ ही टूट पड़ा था। रुकैया बेगम ने इसके मुंह पर एक और ज़ोरदार थप्पड़ सीध किया कि अब की बार वो ज़मीन बोस हुई। अम्मी, मेरी बात तो सुने। हरीम फातिमा ने माँ के आगे हाथ जोड़ दिए। चुप, खबरदार, मुझे अपनी माँ मत कहना, मर गई हो तुम मेरे लिए, उन्होंने रोंदे लहजे में कहते एक तरफ बिस्तर पर ढहते हुए कहा। अम्मी प्लीज़, एक बार आप ही की बात तो सुन लें। पास खड़ी नरमीन ने बहन की साइड ली तो रुकैया बेगम को मज़ीद गुस्सा आया। या अल्लाह, मैं मर क्यों नहीं गई ये सब देखने से पहले। अल्लाह मुझे उठा ले। रुकैया बेगम की आंखें बरस रही थी और वो खुद को बद्दुआएं दे रही थी। इनका रो रो कर बुरा हाल था, जबकि दूसरी तरफ हरीम की कंडीशन भी इस वक्त बहुत क्रिटिकल हो रही थी। अम्मी, ऐसा नहीं है कुछ भी जैसा आप सोच रही हैं। नरमीन ने माँ को ठंडा करना चाहा लेकिन वो भड़क गई। चुप कर जाओ, तुम भी मिली हुई हो इसके साथ, तुम भी इसके गुनाह में शामिल हो, एक जैसी हो तुम दोनों बहनें। दिल करता है तुम दोनों को जान से मार दूँ। वो नरमीन को भी खुद से परे झटक गई। या अल्लाह, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं, मेरा अल्लाह मुझे मौत दे दे। वो रो रही थी। अम्मी, आप एक बार हमारी बात तो सुन लें, इसके बाद जो सज़ा देनी हुई आप दे देना। नरमीन माँ के कदमों में जा बैठी तो उन्होंने इसे फिर से झटक दिया। करीब मत आना तुम दोनों मेरे, तुम जैसी बेटियां अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ना दे। रुख फेरते हुए अपने आंसू जब्त करने लगी। अम्मी, ये बच्चा नाजायज़ नहीं है, ये बच्चा दामिल का है। हरीम फातिमा की धीमी लेकिन मजबूत आवाज़ पर रुकैया बेगम ने चौंक कर इसे देखा। ये क्या कह रही हो तुम, ये कैसे हो सकता है? यही सच है अम्मी, ये बच्चा दामिल का ही है। इस बार हरीम फातिमा की आवाज़ ऊंची हुई। अम्मी, आप भी सही कह रही हैं, आपने प्रेगनेंसी रिपोर्ट नहीं देखी, इसमें साफ लिखा है कि प्रेगनेंसी 6 हफ्ते की है। वो सच कह रही थी। रुकैया बेगम ने इस पर डेट चेक की तो नजरें पथरा गईं। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? तुम्हारा तो दामिल से निकाह हुआ था, रुखसती तो हमने तुम्हारी नहीं दी कि तुम बगैर रुखसती के माँ कैसे बन गई। लोग क्या कहेंगे? हरीम, तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। रुकैया बेगम अभी भी इनकी बातों से मुतमिन नहीं थी। मामा प्लीज़, आपको हमारा साथ देना होगा, ये हरीम की और इसके आने वाले बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है। नरमीन अपनी बहन की खातिर फिर से माँ के सामने खड़ी हुई। रुकैया बेगम गहरी सोच में पड़ गई। इन्हें वक्त अपने हाथ से निकलता दिखाई दे रहा था। वो जानती थी कि कोई भी इनकी बात पे यकीन नहीं करेगा। क्या अम्मी, आपको अब भी हम पर शक है? नरमीन ने माँ के चेहरे की जानिब देखते हुए दुख से पूछा। हरीम फातिमा की निगाह भी अपनी माँ पे ही टिकी हुई थी। मैं क्या कहूँ तुम दोनों को, कौन यकीन करेगा तुम्हारा? कोई यकीन करेगा कि ये बच्चा दामिल का है? क्या इसके घर वाले मानेंगे? नहीं, कोई यकीन नहीं करेगा। वो बेबसी से सर झटकती हुई बैठ गई। कोई भी तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगा, वो हम कलामी में बोलते जा रही थी। अम्मी, मेरा बच्चा नाजायज़ नहीं है, दामिल शाइज का बाप है। हरीम फातिमा ने माँ के मुकाबले पूरे यकीन के साथ कहा तो वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। किस किस को यकीन दिलाओगी हरीम? और क्या सबूत है हमारे पास कि ये बच्चा दामिल का है? मैं माँ होकर तुम पर यकीन नहीं कर पा रही तो कोई और क्या करेगा? इनकी बात पर हरीम फातिमा फूट फूट कर रो दी। अम्मी, आप तो ये ना कहें, ऐसी बात है तो आप खुद ही अपने हाथों से मेरा गला घोंट कर मुझे मार डालें। वो रोते रोते ज़मीन पर बैठ गई। रुकैया बेगम को अपनी बेटी पे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन इस वक्त इसकी खता माफ़ करने के लायक नहीं थी। मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी तो नहीं की थी हरीम के तुम रुखसती से पहले ही माँ बन गई। रुकैया बेगम ने अपना रुख मोड़ लिया। इस पे हरीम फातिमा तड़प गई। अम्मी प्लीज़, आप ही को, तुम चुप रहो नरमीन, खबरदार बीच में बोली तो, वरना 2 थप्पड़ खाओगी मुझसे। रुकैया बेगम ने नरमीन को सख्ती से इस मामले से दूर रहने को कहा। अम्मी, आप या कोई भी बेशक मेरी बहन का साथ ना दे, लेकिन मैं अपनी बहन का साथ किसी सूरत नहीं छोड़ूंगी, चाहे इसके लिए आप मुझे कुछ भी कहें। बहुत अफसोस हो रहा है अम्मी, आज मुझे अगर यहाँ आज दामल भाई जिंदा होते तो ये सब कुछ सामने आता तो यकीनन आपने इतनी बातें कभी नहीं सुनानी थी। क्या हम लड़कियों की कोई ज़िंदगी नहीं है? हम लड़कियों को खुद पे एतबार करने के लिए हमेशा एक मर्द की गवाही क्यों चाहिए होती है? हमारा यकीन कोई क्यों नहीं करता? जबकि एक माँ से बढ़कर कोई ये नहीं बता सकता कि इस बच्चे का बाप कौन है। नरमीन सख्त दुखी होते रो दी। नरमीन, तुम्हारी ज़ुबान ज़्यादा ही चलने लगी है, इसको काबू कर लो, ये तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जानती हो औरत की इज्जत कितनी नाजुक होती है, बिल्कुल कांच की तरह, ज़रा सी दरार पड़ी नहीं और सब कुछ बर्बाद।
और फिर जो लोग बातें करेंगे इसका क्या। और सबसे पहले तो दामल की माँ ही तुम पे उंगलियां उठाएगी। जो तुम इसके मरे हुए बेटे पे इल्ज़ाम लगाओगे वो बातें करेगी, और पूरा खानदान जो सुनाएगा वो। अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? सब जानते हैं कि दामल भाई और हरीम आपी एक दूसरे के निकाह में थे। कोई इस बात से इनकार तो नहीं कर सकता। आप एक बार बाबा से बात तो करके देख लें। नरमीन ने फिर से एहतजाज किया। तुम तो चुप रहो, खबरदार। ये बात कमरे से बाहर निकली। मैं कल ही जाती हूँ, एक अच्छे से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेती हूँ। और क्या अम्मी? हरीम ने तड़प कर माँ को देखा। वही जैसा तुम सोच रही हो। वो नजरें फेर गई। अम्मी, आप भी माँ हैं और मैं भी माँ बनने वाली हूँ। एक माँ होते दूसरी माँ को कह रही है कि अपने बच्चे को ख़त्म कर दो जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं। ये गुनाह है अम्मी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। और जो तुमने किया वो क्या है? हरीम, तुमने हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। रुकैया बेगम ने गुस्से से कहते हुए दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाया। अम्मी, आप एक मिनट आपी की बात को समझने की कोशिश तो करें। नरमीन फिर से माँ के पीछे लपकी। क्या समझो नरमीन? ये इस शख्स के इतना नज़दीक चली जाएगी मुझे अंदाज़ा नहीं था। क्या ये जानती नहीं थी कि रुस्ती नहीं हुई, और रुस्ती से पहले लड़की का माँ बन जाना तो इस सूरत में किस किस को यकीन दिलाएगी इस बच्चे के बाप का, जबकि वो जिंदा भी नहीं है। और प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। वो हाथ छुड़ाते बाहर निकल गई, जबकि नरमीन वहीं बैठ गई। इसे अपनी माँ भी ठीक ही नज़र आ रही थी, क्योंकि ये दुनिया वाले किसी हाल में खुश नहीं रहने देते। और ये भी सच था कि एक औरत ही बेहतर बता सकती थी कि इस बच्चे का बाप कौन है। अगर हरीम ने यह बात पूरी यकीन के साथ कही थी तो इसका मतलब यही था कि दामल ही इस बच्चे का बाप है। शाह हवेली अपने नाम की तरह शाहाना अंदाज में पूरे इलाके में बहुत मशहूर थी और बहुत खूबसूरत हवेली थी। अरबाज सिकंदर ने यह हवेली अपनी दोनों पोतियों के नाम की थी, तहरीम और नरमीन। दोनों पोतियां इनके आंखों की ठंडक थी। इनके एक बेटे थे, शाहिद सिकंदर, जिनको अल्लाह ताला ने बेटा तो नहीं दिया लेकिन एक साथ आगे पीछे दो बेटियों से नवाजा। अरबाज सिकंदर ने इस दिन शाह वैली को दुल्हन की तरह सजाया था और सबको बताया था कि ये बेटियां कितनी प्यारी होती हैं, ये अल्लाह की रहमत है। और दोनों पोतियों के नाम भी उन्होंने खुद ही रखे थे। अरबाज सिकंदर की एक बेटी भी थी, इकरा सिकंदर। अल्लाह ताला ने इनको नेमत से नवाजा था। इनके दो बेटे थे, दामिल और बाजिल। वो थोड़ी सी हसास तबीयत की थी। जब अरबाज सिकंदर ने शाह वैली अपनी दोनों पोतियों के नाम की तो इनका दिल बहुत सख्त था। भले इनके पोते नहीं थे लेकिन इनके नवासे तो थे, इनके नाम भी ये कर सकते थे। लेकिन फिर किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि दामिल और तहरीम में मोहब्बत पैदा हो गई। दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगे और इनके रिश्ते की बात चल निकली। इकरा बेगम ने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए इस रिश्ते के लिए एक शर्त रखी, और वो शर्त ये थी कि दोनों बेटियां इसी ख़ानदान में रहें, यानी दामल के लिए तहरीम तो बाजिल के लिए नरमीन। इनकी इस बात पर किसी को कोई एतराज़ न हुआ, लेकिन इसके पीछे वजह क्या थी कोई भी नहीं जानता था। लेकिन इनकी बात सुन ली गई और यूं दामल और तहरीम के निकाह के साथ बाजिल और नरमीन का निकाह भी हो गया। दामिल और तहरीम तो अपने निकाह से बहुत खुश थे, जबकि बाजिल और नरमीन की अरेंज मैरिज थी। ना उन्होंने पहले कभी एक दूसरे से बात करने की कोशिश की, ना निकाह के बाद एक दूसरे से रब्ता किया। और दूसरी तरफ दामल और तहरीम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। प्लीज़ नरमीन, वो भी साथ जाएंगे और ये राज हमारे बीच रहेगा। वो यूनिवर्सिटी ट्रिप पे जा रहे थे। जब तहरीम ने नरमीन से एक राज की बात की, नरमीन की आंखें हैरत से भटी रह गई। आपी, ऐसा नहीं हो सकता, आप इन्हें मना करें। यार, वो मेरी बात नहीं सुन रहे। वो मुझे ऐसे जाने की इजाज़त भी नहीं दे रहे और मेरा मरी घूमने का बहुत दिल कर रहा है। प्लीज़ यार मान जाओ। वो और बाजिल दोनों आएंगे, जिस होटल में हम रुकेंगे वो भी वहीं होंगे। और प्लीज़ प्लीज़ ये बात किसी को पता ना चले। तहरीम ने इसे कसम दी और वह खामोश हो गई। यूँ तहरीम और हरीम अपनी यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स के साथ मरी रवाना हुई तो दूसरी तरफ दामिल बाजिल को लिए अपनी गाड़ी में इन्हीं के पीछे निकला। आप ही, मुझे तो अभी भी कुछ सही नहीं लग रहा। कुछ रिजॉर्ट पहुंचकर बुक किए हुए अपने अपने रूम में जाते हुए नरमीन ने अपने दिल की बात बहन से कही। कुछ नहीं होगा, वो दोनों इसी रिजॉर्ट में हैं, अपने अपने अलग रूम में हैं। ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, जानती हो ना दामिल सब संभालेगा। तहरीम ने इसको तसल्ली दिलाई। पहले दिन तो सब सफ़र की थकान की वजह से अपने अपने रूम में जाते ही आराम करने लगे। दामिल का इरादा तहरीम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त स्पेंड करना था। पहले दिन तो इनकी आपस में कोई बात ना हो सकी। दूसरे दिन सब मरी घूमने निकल गए और शाम को ही मूसलाधार बारिश होने की वजह से जल्दी ही अपने अपने कमरों में जा घुसे, जबकि वो दोनों बहनें अपनी दो दोस्तों के साथ कमरे में बैठी गपशप लगा रही थी कि तहरीम ने नरमीन के कान में कुछ बताया
کہ دامل اسے ملنے کے لیے نیچے بلا رہا ہے۔ اپنی دونوں دوستوں کے سامنے نکلنا بہت مشکل تھا، لیکن پھر بھی نرمین اسے وہاں سے نکالنے میں کامیاب تو ہوئی، لیکن اس کے لیے اسے باسل کے منہ لگنا پڑا اور دامل اور تحریم کی ملاقات ہو گئی، اور اس ملاقات میں وہ سب کچھ ہو گیا جس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا۔ دونوں پیار کی بارش میں بھیگتے رہے۔ دامل ٹھنڈ سے کانپتی ہوئی تحریم کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ تحریم، تم ٹھیک ہو؟ اچانک تحریم خراب ہوتی حالت دیکھتا وہ گھبرا گیا۔ جی ٹھیک ہوں، بس تھوڑی ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اس کے دانت آپس میں بچ رہے تھے۔ میں نرمین کو میسج کرتی ہوں تاکہ وہ واپس روم میں، بولتے ہوئے وہ ہکلا رہی تھی۔ موبائل اٹھاتے تحریم نرمین کو کال کرنے لگی کہ اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ دامل نے فوراً آگے بڑھ کر اسے دوبارہ موبائل تھمایا، لیکن وہ بند ہو گیا تھا۔ اسے کیا ہوا؟ وہ موبائل چیک کر رہی تھی کہ ایک دم سے اسے چھینک آئی اور پھر سے اس کے پورے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ دامل نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر اسے بستر پہ لٹایا اور اس کے ہاتھ پیر رگڑنے لگا، پر وہ اپنے حواس کھو رہی تھی۔ تحریم، تحریم یار، اوپن یور آئیز۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں پریشان کر رہی ہو؟ وہ اسے پکار رہا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں سن رہی تھی، بس کام پہ چلی جا رہی تھی۔ وہ اس کے پاس سے اٹھتا باسل کے پاس جانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ تحریم نے اسے اپنے ہاتھوں سے تھاما، اور اسی لمحے میں دامل قید ہوا اور جذبات کی رو میں بہکتا ہوا اپنی منکوہا کے قریب ہوتا چلا گیا۔ تحریم کو اس کی ضرورت تھی۔ وہ اپنے اور اس کے بیچ کے سارے پردے گراتا چلا گیا۔ جنون محبت کی بارش میں اسے بکوتا خود بھی اس کے جسم کا حصہ بن گیا، لیکن کون جانتا تھا کہ محبت کی آزمائش ہوگی، ہر دور میں ہوئی ہے، اب ان کو بھی ان کی محبت نے رسوا کرنا تھا شاید۔ صبح ہوئی تو تحریم ہچکیاں بڑی رو رہی تھی۔ اس کی سسکیوں سے دامل کی آنکھ کھلی تو جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ ایک دم پریشان ہوا۔ تحریم نے اسے شکوہ کنار انداز میں دیکھا، پر وہ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ نہیں پایا۔ جان، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ ادھر آؤ۔ وہ اسے کھینچ کر اپنے قریب کرنے لگا تو وہ اس کے سینے سے لگتی مزید پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اگر ایسے روتی رہو گی تو مجھے کیسے پتا چلے گا کیا ہوا ہے؟ وہ فکر مند ہوتے ہوئے اس کی کمر سہلاتے محبت سے پوچھنے لگا۔ رات ہمارے بیچ میں کیا؟ روتے ہوئے اپنی بات مکمل نہیں کر پا رہی تھی۔ گھبراؤ نہیں، جسٹ ریلیکس میری جان، رونا بند کرو، بیوی ہو میری، کیوں اتنا گھبرا رہی ہو؟ حق رکھتا ہوں تم پر، اور رات کو تمہیں بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی، بس اور کوئی بات نہیں، تم بس رو مت۔ وہ اسے سمجھانے لگا، نکاح میں ہو میرے۔ لیکن دامل، رخصتی تو نہیں ہوئی نا؟ وہ بولنے کی کوشش کرتے سوسو کر رہی تھی۔ جان، ایسے مت سوچو، ہمارے بیچ کچھ غلط نہیں ہوا، اور ہاں، نکاح کے بعد جب میاں بیوی اکیلے میں ملتے ہیں تو اسے رخصتی ہی کہتے ہیں۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے اس کے ماتھے پہ بوسہ دینے لگا۔ لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تحریم کا رونا کم تو ہو گیا تھا، لیکن اس کے چہرے سے گھبراہٹ نہیں جا رہی تھی۔ تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ وہ اسے بہت محبت سے سینے سے لگاتا پرسکون کرنے لگا۔ اور جب گھر والوں کو پتہ چلا سب ناراض ہو جائیں گے۔ تحریم نے اسے ایک اور پریشانی کی وجہ بتائی۔ ڈونٹ وری، اس سے پہلے ہی رخصتی ہو جائے گی، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ مجھ پہ یقین رکھو، مجھے تمہاری عزت اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ اور شدت سے اس کو خود پہ جھکاتا وہ دل سے بول رہا تھا، اور تحریم یہی تو یقین چاہتی تھی۔ نرمین ساری رات تحریم کی غیر موجودگی کا سوچتی رہی۔ اس نے صبح ہوتے ہی سب سے پہلے باسل کو کال کی اور اسے ملنے کے لیے بلایا۔ کیا ہوا؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں صبح صبح بلایا؟ وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا۔ صبح کی ہلکی لو پھوٹ رہی تھی، لیکن بادل نے سورج کو اپنی باہوں میں لپیٹا ہوا تھا، اور مری کے صبح کا منظر تو ویسے بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے اور بہت سہانا۔ کس وقت بادل برس پڑے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ ریزورٹ میں باقی سب ابھی سو رہے تھے، لیکن نرمین کی نیندیں اڑی ہوئی تھی۔ ساری رات وہ تحریم کا انتظار کرتی رہی، پر وہ نہ آئی۔ کچھ دیر پہلے اس کی آنکھ لگی تھی اور اب جٹ سے کھلی تو اس نے تحریم کے نمبر پہ کال ملائی۔ اس کا نمبر بند آ رہا تھا، مجبوراً اسے باسل کو کال کرنا پڑی، اور اب وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ نرمین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے بات کیسے کرے، لیکن بات کرنی بھی ضروری تھی۔ اگر چپ چاپ یہیں کھڑے رہنا ہے تو کھڑی رہو، میں جا رہا ہوں۔ باسل اس کی خاموشی سے چڑا، جس نے صبح صبح اس کی نیند حرام کر دی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد وہ کچھ دیر پہلے ہی سویا تھا، اور اب اس کے سامنے کھڑا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جس پہ ہر درجے پریشان نہیں تھی۔ اس نے خود کو تو بہت اچھے سے کور کیا ہوا تھا، لیکن نرمین شاید سویٹر پہننا بھی بھول گئی تھی۔ صرف ایک پتلی سی شال میں اس کے سامنے کھڑی تھی، جس پہ باسل کو کافی غصہ آ رہا تھا۔ موسم میں اتنی ہنکی تھی کہ ہڈیوں میں گھس رہی تھی، اور سامنے کھڑی انتہائی لاپرواہ تھی۔ وہ تحریم روم میں نہیں ہے، نرمین نے جلدی سے کہہ دیا۔ کیا مطلب؟ کہاں ہے؟
वो एकदम परेशान होते हुए चौंक कर इसे देखने लगा। रात को जब दामल बाई ने इसे बुलाया था तो वो चली गई। मुझे लगा आ जाएगी, मगर वो अभी तक वापस नहीं आई। बात करते करते तहरीम का लहजा रौंद गया। आपी का नंबर बंद है और दामल बाई कॉल नहीं उठा रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो आपको, नरमीन ने रोहान से होते हुए कहा। वो दोनों इस वक्त सड़क पे खड़े बात कर रहे थे। बाजिल ने दामल के नंबर पे कान में लाई कि इसी लम्हे एक गाड़ी तेजी से इनके पास से गुजरी। नरमीन की तो इस तरफ पीठ थी, वो ना देख सकी, लेकिन बाजिल ने फौरन इसे कलाई से थामकर अपनी जानिब खींचा। वो सीधा इसके सीने से आन लगी। बाजिल ने पलटकर इस गाड़ी वाले को घूरी से नवाजा, जिसने आगे जाके गाड़ी एक तरफ रोक दी थी। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकला तो बाजिल ने आगे बढ़ते गुस्से से इसका गिरबान पकड़ लिया। होश में रह के गाड़ी चला, पता नहीं ये पार्किंग एरिया है। बाजिल की आवाज़ काफ़ी ऊंची थी, जबकि वो गाड़ी वाला परेशान होकर इसे देखने लगा। सर, मुझे नहीं पता चला, सुबह का वक्त था, मुझे लगा यहाँ कोई भी नहीं होगा, तो मैं इसीलिए तेज़ी से। क्या मतलब है तेज़ी से? कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो, एहतियात करनी चाहिए। यह होटल के अंदर का एरिया है। बाजिल इस पे शदीद किस्म का तपा था। नरमीन, जिसने कभी ज़िंदगी में इससे कोई बात नहीं की थी, क्योंकि वो पूरे ख़ानदान में गुस्सीला मशहूर था, और इसके गुस्से से नरमीन की तो जान जाती थी। जितना ये गुस्सीला था, इतना ही दामल पोलाइट और नरम दिल इंसान था। इसे बहुत कम ही किसी ने गुस्से में देखा था। प्लीज़ रुक जाएं, नरमीन ने आगे बढ़कर इसका हाथ थामा, लेकिन इसने झटके से खुद को छुड़ाया कि नरमीन गिरते गिरते बची। आइंदा गाड़ी ध्यान से चलाना, वरना गाड़ी इसमें तुझे तोड़ के रख दूंगा। बाजिल ने इसकी गाड़ी के बोनट पे इतनी ज़ोर से मुक्का मारा कि नरमीन हैरत से इसकी पुश्त देखती रह गई। वह नरमीन की जानिब मुड़ा और इसे कलाई से थामे वहाँ से आगे बढ़ गया। तुम्हारा ध्यान किस तरफ था? अगर मैं ना देखता इस गाड़ी को तो, वो गुस्सा जब्त करते बोला। मैं आपको देख रही थी। नरमीन के मासूम जवाब पर बाजिल ने इसे गहरी निगाह से देखा और सर झटकते हुए फिर से एक तरफ खड़े होते दामिल का नंबर मिलाने लगा, जो कि अब इसने उठा लिया था। भाई यार, किधर हैं आप? बाजिल के लहजे में परेशानी थी। कमरे में हूँ, बस आ रहा हूँ। वो जो रोती हुई तहरीम को गले लगाए बैठा था, अपना माथा मसलते हुए बोला। भाभी मिसिंग है, क्या वो आपके साथ? बाजिल ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। हाँ, मेरे साथ है, फिक्र नहीं करो। आगे से बहुत मुतमिन अंदाज में जवाब आया। ओके ठीक है, डोंट वरी। भाभी ठीक है? नरमीन की जानिब नरमी से देखते बोला। तो वो हैरान हुई। यार, भाभी के साथ है, तुम जाओ अपने रूम में, वो आ जाएंगी थोड़ी देर में। बाजिल ने मोबाइल अपने पॉकेट में रखते माथे पे बल डाले कहा। तहरीम का दामिल के साथ रात भर होना बाजिल को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गया था। नरमीन तो इसकी बात सुनते हुए फ़ौरन अंदर की जानिब भाग गई। वो तो बाजिल को बुला के पछताई थी। कमरे में आते ही इसने गहरा सांस भरा। तहरीम आपी, एक बार आप मेरे हाथ लगो, फिर बताती हूँ। दोनों बहनों में सिर्फ 1 साल का ही फ़र्क था। तहरीम शावर लेकर बाहर आई तो दामल ने इसे महमूर निगाहों से देखा, जबकि इसकी रोई हुई आंखें दामल को तकलीफ दे रही थी। दामल ने इसे आगे बढ़कर अपने सीने से लगाया तो वह इसके सीने पर सर रख गई। दामिल, जब सबको पता चलेगा कि हम यहाँ पर एक साथ मिले और ओहो, फिलहाल किसी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, मैं सब संभालूंगा। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मैं जिम्मेदार हूँ, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। वो इसके आंसू पोंछता हुआ इसके माथे पे लब रखता इसे फिर से पुरस्कून कर गया। वो दामल के साथ नीचे लाबी तक पहुंची। नरमीन ने बहन को देखा तो इसने गहरा सांस खारिज किया। थैंक्स अल्लाह, आप आ गई हैं, लेकिन ये सब क्या है? आप रात भर वापस ही नहीं आई, कितनी मुश्किल से हैंडल किया, कोई एहसास है आपको? नरमीन ने दबे दबे लहजे में कहा तो तहरीम रोती हुई नरमीन के गले से लगी। इसने नरमीन के गले लगे सारी बात मुख्तसर बता दी। अच्छा चलें, छोड़े और ऊपर चलते हैं। सबसे कहा है कि मैं आपके साथ बाहर हूँ, बार बार सब सवाल कर रही हैं, चले जल्दी से मेरे साथ। वो तहरीम को लिए ऊपर की जानिब बढ़ गई, जबकि दामिल खामोशी से वापस पलट गया और ये राज ही रह गया और आज भी ना खुलता अगर वक्त पर तहरीम की रुखसी हो जाती। लेकिन रुखसी कैसे होती? अचानक से कार एक्सीडेंट में दामल की डेथ हो गई थी, जो सब पर कहर बन के टूटी, खासकर तहरीम पर। इसकी तो दुनिया ही उजड़ गई। वो कैसे इसे बीच रास्ते में छोड़कर जा सकता था? एक्सीडेंट के बाद लाश को घर नहीं लाया गया था। वो बहुत बुरी हालत में थी, चेहरा मसफ़शुदा थी और पहचान में नहीं आ रही थी, इसलिए मुर्दा खाने से लाश को लाते बिना किसी को दिखाए दफन कर दिया गया। सब लोग तकलीफ और दुख में थे। दामिल के जाने का दुख सबके दिलों पे गहरा जख्म दे गया। अभी कोई इसकी वफ़ात को भुला नहीं था कि अभी तहरीम की प्रेगनेंसी की खबर मिलते ही रुकैया बेगम डिप्रेशन की गोली खाते हुए अपने दिमाग को पुरस्कून कर रही थी।
अभी सिर्फ 15 दिन ही हुए थे दामल की डेथ को, जबकि तहरीम 1 मंथ प्रेग्नेंट थी। इसका मतलब साफ था कि ये बच्चा दामल का ही था। वो जो आंखें बंद करके लेटी थी एकदम उठकर बैठ गई। पर निकाह के बाद रुस्सी तो नहीं हुई, तो इद्दत भी नहीं थी, फिर ये बच्चा। उफ तहरीम, ये तुमने क्या कर दिया? किस किस को सफाइयाँ देते फिरेंगे? माँ बाप के घर रहते हुए तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया? और वो ये भी जानती थी कि इनकी बेटी झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन कोई भी इसका यकीन नहीं करेगा। सब ने इसे बदकिरदार ही कहना है। वो बहुत ज़्यादा सोचते परेशान हुई, लेकिन फिर भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। और फिर रात को उन्होंने अपने शौहर से बात करने का इरादा किया। रुकैया बेगम के लिए सब कुछ हैंडल करना बहुत मुश्किल था, पर बाप के लिए नहीं, वो सब संभाल लेते। शाहिद सिकंदर रात को जब घर आए तो रुकैया बेगम ने सारी बात बमुश्किल इनके गोश गुजार दी, जिस पे वो दिल पे हाथ रख के एकदम ढह से गए। रुकैया बेगम ने इनकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया। हमारी तहरीम ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। शाह साहिब रिपोर्ट्स मैंने खुद देखी हैं। कुछ करें वरना हमारी तहरीम बदनाम हो जाएगी। कोई तो रास्ता होगा। ओ अल्लाह, रुकैया बेगम किस मुश्किल में डाल दिया। काश पहले बता देती, मैं इसी वक्त रुस्सी कर देता। अब तो दामल भी नहीं रहा। कौन यकीन करेगा? हम करेंगे यकीन? कोई करे ना करे, हमें करना है शाह साहिब। वो हमारी बेटी है, हमें इस पे पूरा यकीन होना चाहिए। वो दामल से बहुत प्यार करती थी और दामल भी इस पे जान छिड़कता था। आप जानते हो हमारे बच्चे हैं वो, इनके भी जायज़ रिश्ता था। भूल हो गई है इनसे, लेकिन अब हम क्या करें? रुकैया बेगम खुद तो तहरीम को बहुत कुछ सुनाकर आई थी, लेकिन अब बाप के सामने इसकी साइड ले रही थी। क्या करती? माँ थी, मार सकती थी, लेकिन मारने नहीं दे सकती थी। क्या अबार्शन करवा ले? रुकैया बेगम ने इनकी खामोशी पर दिल पे पत्थर रखे हुए कहा। खुदा का खौफ करो रुकैया, कैसी बातें कर रही हो? ये कत्ल है, और जब बच्चा जायज़ है तो फिर ये कदम क्यों उठाना? कत्ल किसी सूरत वाजिब नहीं है, ना इस दुनिया में सुकून, ना आखिरत में। शाहिद साहब ने अफसोस से कहा। तो फिर आप बताएं ना, आप बात करेंगे अब्बा हजूर से? क्या कहेंगे, कैसे समझाएंगे? वो इनके पास ही बैठ गई। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन तुम तहरीम से कुछ मत कहना। अभी दामल के जाने का दुख कम नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी पे और किसी किस्म की आजमाइश आए। वो चश्मा उतार के एक तरफ रखते हुए गहरा सांस बढ़ के बोले। और फिर कुछ दिन तक वो ये खबर अरबाज शाह तक पहुंचा चुके थे। तहरीम ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। किसी से बात ना करती, बल्कि हर वक्त उदास ही रहती। जबकि घर के बड़ों ने इस मसले के हल को सोचना शुरू किया। अरबाज शाह अपनी पोती को यूं घुट घुट कर जीता नहीं देख सकते थे, इसलिए वो सोच समझकर एक फैसले पर पहुंचे। लेकिन इस फैसले से पहले उन्होंने नरमीन को अपने कमरे में बुलाया। अपने दादा जान की बात सुनकर नरमीन के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। इसका दिल इतने सख्त जोरों से धड़का जैसे सब खत्म हो गया। अभी जो मिला नहीं वो इस तरह बिछड़ जाएगा, इसे अंदाज़ा न था। बेटा, ये फैसला हम मसलहतन कर रहे हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारा हक मारा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारी अपनी बहन है, और अगर अभी भी कुछ ना किया तो दुनिया वाले इसे ही बदकिरदार कहेंगे और बच्चे को नाजायज़। वाशगाफ अल्फाज में तहरीम को साफ साफ बता दिया। तहरीम की आंखों के गोशे नम होने लगे। बेटा, जो भी फैसला करना है सोच समझ के करना, क्योंकि जो फैसला तुम्हारा होगा वही हम सबका होगा। तुम्हारे फैसले के बाद ही मैं अगला कदम उठाऊंगा। इनके बात पे नरमीन ने झुका हुआ सर उठाया। दादा जान, ये रिश्ता आपने तय किया था, आप जो भी फैसला करेंगे मुझे कबूल है। दिल पे पत्थर रखे बिलाहर इसने कह दिया। अरबाज खान ने अपना शफकत भरा हाथ इसके सर पे रखा। वो खामोशी से वहां से उठकर आ गई। फैसला तो बड़ों के बीच हो चुका था, इसने तो बस हाँ कह के मोहर लगाई थी। अपने कमरे में आती वो दरवाज़ा बंद किए रोए चली गई। ये कैसी तकलीफ थी जिससे इसकी रूह तक छलनी हो गई थी? और वो क्यों रो रही थी? किस बात का मातम मना रही थी? अपने रिश्ते के ख़त्म होने का, या वजह कुछ और थी? वो आंखें मेचे हिचकियाँ लेती रोने लगी। इकरा बेगम की अचानक शाह वली आमद की वजह नरमीन बाखूबी जानती थी, लेकिन तहरीम को इस बारे में नहीं पता था। सब इस वक्त ड्राइंग रूम में बैठे यही डिस्कस कर रहे थे। नरमीन का चेहरा बहुत बुझा हुआ था। क्या बात है नरमीन, ये सारा इतना एहतमाम किस लिए? तहरीम खुद इद्दत में थी अभी, क्योंकि वो जानती थी कि वो दामल के बच्चे की माँ बनने वाली है, और जब तक बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता वो इद्दत में ही रहती। इद्दत का मसला बहुत गंभीर है। अगर तो शोहर फोत हो जाए तो इद्दत 4 माह 10 दिन, जबकि शोहर की वफात से पहले इसकी बीवी प्रेग्नेंट हो जाए तो इस सूरत में इद्दत की मुद्दत बदल जाती है। फिर बच्चे की पैदाइश तक इद्दत रहती है। अब अगर बच्चा बाप की वफात के अगले दिन इस दुनिया में आ जाए तो इसी वक्त औरत की इद्दत ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर 9 माह बाद बच्चा इस दुनिया में आता
तो तब तक औरत इद्दत में रहती है। लेकिन हाँ, मामला रुखसी का भी है और घर वाले इस मामले पे सोच रहे हैं, जबकि वो अभी भी इद्दत में थी। आप ही फुफ्फो आई हैं। अच्छा, तहरीम सुनकर एकदम खामोश हो गई और फिर कुछ ही देर में अंदर फैसला हो गया था। किसी के चेहरे पर खुशी ना थी, लेकिन एक इत्मीनान छाया था, जिसे देखते हुए नरमीन खोखला सा मुस्कुराई। आ जाओ तहरीम बेटा, चाय ले आओ, रुकैया बेगम ने नरमीन की बजाय तहरीम से कहा। तो नरमीन के कदम एकदम रुक गए। मुस्कुराते हुए चाय की ट्राली तहरीम की जानिब कर दी। अम्मी मैं जाऊं? तहरीम ने हैरानी से पूछा। हाँ बेटा, आ जाओ, शुक्र है अल्लाह का, वक्त रहते सारा मामला तय हो गया। अब किसी को कोई बात नहीं पता चलेगी, सब कुछ अच्छे से हो गया। रुकैया बेगम ने तहरीम को प्यार से कहा। क्या हो जाएगा अम्मी? तहरीम को कुछ गलत होने का एहसास जागा। बेटा, तुम्हारा और बाजिल का निकाह। रुकैया बेगम के अल्फाज पे तहरीम को लगा किसी ने पिघला हुआ शीशा इसके कान में उंडेल दिया हो। तुम्हारी फुफ्फो का आज इसलिए तो बुलाया था, इन्हें हमने सारी बात बता दी है और ये भी बता दिया है कि तुम प्रेग्नेंट हो। पहले तो वही बात नहीं मानी, फिर कसम वगैरह दी, तो एक बात अपनी मनवा के एक हमारी मान ली। और बाजिल का निकाह तुमसे। अम्मी क्या हो गया है, क्या बोले जा रही हैं? बाजिल का निकाह नरमीन के साथ हो चुका है। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? दोनों बहनें एक शख्स के निकाह में हो सकती हैं, आप जानते हैं, वो उलझन से बोली। हम सब जानते हैं, इसीलिए नरमीन और बाजिल का तलाक हो रहा है और तुम भी अपना माइंड अब सेट कर लो। अम्मी क्या सेट कर लूँ? आप जानती हैं मैं प्रेग्नेंट हूँ, इद्दत में हूँ, और आप इस्लाम के असूलों के खिलाफ कैसे जा सकती हैं? तहरीम दबी दबी आवाज़ में चिल्लाई। अपनी आवाज़ नीचे रखो। तहरीम, अगर तुम्हारी गलती को हम माँ बाप छुपा रहे हैं तो तुम भी हमारी मजबूरी को समझो। हमें भी शौक नहीं है एक बेटे को उजाड़ के दूसरी बेटी को बसाऊं। अब तुम्हारे किए का तुम्हारी बहन को भुगतना पड़ेगा। वो गुस्से से बोलती इसे तकलीफ दे रही थी। गलत, बिल्कुल गलत। मैं इद्दत में हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊंगी, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। वो हंसियानी चलाने लगी। कौन सी इद्दत? माँ बाप के घर में बैठी हो और इद्दत का राग अलाप रही हो। वो भी जवाबन गुस्से से बोली। अम्मी, जब मियाँ बीवी एक दूसरे से तन्हाई में मिलते हैं तो रुखसी ही होती है, और इसका सबसे बड़ा सबूत ये बच्चा है, इसलिए मुझ पे इद्दत फ़र्ज है और आप मुझे इस बात से नहीं रोक सकती। वो अपनी कुलाई छुड़ाते हुए गुस्से से किचन से बाहर निकल गई। और ओ खुदाया, मैं क्या करूं? ये लड़की हमारी जान लेकर दम लेगी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ेगी। अम्मी, आप भी ठीक कह रही हैं, वो वाकई इद्दत में है। आप दीन इस्लाम को हमसे ज़्यादा समझती हैं। माँ बाप बच्चों को समझाते हैं, आप दुनियावी इज्जत के लिए अपने दीन को नहीं छोड़ सकती। इसलिए कुछ भी ऐसा मत करें कि दुनिया रखने की खातिर अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल ना रहें। रुकैया बेगम ने एक गहरी नज़र से अपनी इस बेटी को देखा जो टी ट्राली ड्राइंग रूम की जानिब लेके जा रही थी। दूसरी तरफ तहरीम कमरे में इतनी शिद्दत से रो दी कि इसका दिल फट रहा था। दामिल वादा किया था मुझसे, साथ निभाओगे। आज मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आप यहाँ मेरे पास नहीं हैं। आपसे मोहब्बत मेरे लिए कितनी बड़ी आजमाइश बनती जा रही है, आप सोच भी नहीं सकते। काश के इस दिन हम बहकते ना तो आज। तहरीम ने अपने पेट पे हाथ रखते हुए रोते हुए दामिल को सोचा, और एक बार रुकैया बेगम ने फिर से तहरीम की कही सारी बातें वहाँ मौजूद सब लोगों को बताती चली गई, जिस पे वहाँ मौजूद सब लोग सोच में पड़ गए। इकरा बेगम ने नहुवत से देखा। क्या बाबा साईं, तो इस बच्चे का वजूद तो छुप नहीं सकता ना, फिर इसका क्या हाल है? क्योंकि ये तो सच है कि हमें बच्चे की पैदाइश तक इंतज़ार करना पड़ेगा और इस्लाम के मुताबिक निकाह इद्दत के बाद ही होगा। अरबाज सिकंदर ने अपना फैसला सुनाते हुए सबको दंग कर दिया। वो वाकई इस चीज़ को भूले बैठे थे, लेकिन अक्सर बड़े अपने बच्चों से सीख पाते हैं। वो वाकई अल्लाह ताला के बनाए हुए असूलों को नहीं तोड़ सकते थे। यार देखो, हमें पता तो है ये बच्चा दामल का है, तो एक काम करते हैं, इसे यहाँ से कहीं दूर बेचते हैं जहाँ इसे कोई पहचानता ना हो, और जब बच्चा हो जाएगा तो हम इसे वापस बुला लेंगे, फिर इसका बाजिल से निकाह कर देंगे और इंशाल्लाह बाजिल तहरीम को अपने भाई के बच्चे दोनों को अपना लेगा। इकरा बेगम ने सोचते हुए सबको ये बात बताई। इकरा बेगम की बात पे सारे सोच में पड़ गए और सबको इनकी ये बात मुनासिब लगी। फिर एक काम करते हैं, कुछ अरसे के लिए तहरीम को मड़ी वाले बंगले में शिफ्ट कर देते हैं, वहाँ वो महफूज रहेगी, और एक मुलाजमा को हम कुल वक्त इसके पास छोड़ देंगे। अपने बेटे की बात सुनकर अरबाज शाह एकदम चुप से हो गए। तहरीम इनके बहुत ज़्यादा दिल के करीब थी, इनकी लाडली पोती थी, वो इसे अपनी नज़रों से कैसे दूर करते। उन्होंने कुछ सोचते हुए सबकी जानिब एक निगाह दोहराई। ठीक है, जब तक तहरीम मड़ी वाले बंगले में रहेगी तब तक मैं भी इसके साथ वहीं रहूँगा। सब ने हैरानी से इन्हें देखा, लेकिन उन्होंने किसी को भी इस बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा।
बाजिल जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो इसका दिमाग बुरी तरह घूमा हुआ था। इसके कानों में अभी भी तहरीम की बातों की गूंज जा रही थी। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मुझे हैरत हो रही है सब कुछ जानते हुए कि मैं तुम्हारे भाई की बेवा हूँ, इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इद्दत में हूँ। तुम कैसे मुझसे निकाह कर सकते हो? तहरीम की रुंधी आवाज़ सुनकर वो हैरत ज़दा हुआ। एक मिनट, किसने कह दिया आपसे कि मैं आपसे निकाह कर रहा हूँ? बाजिल का दिमाग एकदम से घूमा। बस करो बाजिल, इतना मासूम मत बनो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। वहाँ अंदर फुफ्फो बैठी सब बातें कर रही हैं, तो यकीनन वो ये सब जो बात कर रही हैं तो तुम्हारी रजामंदी के बगैर तो नहीं आई होंगी ना? वो बुरी तरह बदगुमान हो रही थी। अम्मी वहाँ शाह वेली क्या करने गई थी हैं? बाजिल को हैरत हुई। ये तुम अपनी अम्मी से पूछना, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं दामल की बेवा हूँ। वो सारी ज़िंदगी इसी के नाम पर गुजार दूंगी, लेकिन किसी से भी निकाह नहीं करूँगी। वो पुरज़्म लहजे में कहती काल काट गई कि इसी लम्हे नरमीन कमरे में दाखिल हुई। तहरीम को फुली सांसों से देखते हुए वो घबराई। क्या हुआ आपी, आप ठीक हैं? नरमीन ने इसे पानी पिलाया। आप परेशान ना हो, आपकी सारी बात अम्मा ने अंदर सबको बता दी है। अब आपका निकाह रोक दिया गया है जब तक आपकी इद्दत ख़त्म नहीं हो जाती तब तक। और इसके बाद क्या होगा? तहरीम ने गुस्से से पूछा। वही जैसा हमारे बड़े चाहते हैं। नरमीन गहरा सांस खारिज करती हुई उठी। नरमीन, तुम जैसी बुज़दिल लड़की मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, जो अपने शौहर को किसी को भी इतनी आसानी से सौंप देगी। खुदा की कसम, तुम्हारी जगह मैं होती मर जाती, अपने शौहर को मार देती, लेकिन इसे किसी को भी कभी ना देती, फिर चाहे सामने सगी बहन ही क्यों ना हो। तहरीम ने बहुत अच्छे से इसकी तबीयत साफ़ की। एक पल को तो नरमीन साकत ही रह गई। वो इसे क्या कहती कि बाजिल ने कभी इसे मनकूहा होने का शर्फ नहीं बख्शा था। वो इसे एक खोखले रिश्ते के लिए कैसे स्टैंड लेती, जबकि वो ये भी महसूस कर रही थी कि बाजिल इस रिश्ते से खुश भी नहीं है। ये सब बातें वो तहरीम को नहीं समझा सकती थी। अगर वो समझाती तो वो मज़ीद हाइपर होती, इसलिए खामोशी ही रहना मुनासिब समझा। दूसरी तरफ बाजिल का दिमाग पूरी तरह अपसेट हो गया था। वो सीधा माँ के कमरे की जानिब बढ़ा जब फ़ोन पर वो किसी से बात कर रही थी। अरे बाजिल, आज तुम जल्दी आ गए। उन्होंने कॉल काट दी। इसके पास जा पहुँची। अम्मी, आप शाह वली गई थी। वो आज इतने गुस्से में था कि इकरा बेगम समझ गई कि वो सारी बात जान चुका है और इसे किसने ये सब कुछ बताया होगा। इसका भी अंदाज़ा लगा रही थी। हाँ गई थी, तो उन्होंने भी इनकार ना किया। अब वहाँ क्यों गई थी? वो एकदम भड़का। जिसने ये तुम्हें बताया है कि मैं शाह वली गई थी, इसने ये नहीं बताया? अम्मी, मुझे आपसे सब कुछ जानना है, प्लीज़ बताएं मुझे। बाजिल, माँ हूँ तुम्हारी, थोड़ा अदब व लिहाज से बात करो। और भाई की बेवा से निकाह करना कोई गुनाह तो नहीं, तो तुम इतना भड़क क्यों रहे हो? वो भी अपनी टोन में वापस आते हुए बोली। भाई की बेवा? अम्मी, वो इद्दत में है, ये भी तो पता होगा आपको, और मेरे निकाह में इसकी छोटी बहन है, और शायद आप सब ये बात भूल रहे हैं। जानते हैं, इसलिए हम इद्दत के बाद निकाह करेंगे, और वो भी बहुत सादगी से। तब तक तुम्हारा और नरमीन का तलाक का मामला भी हल हो जाएगा। वो बड़े आराम से इसे अपनी प्लानिंग बता रही थी, जबकि एकदम बाजिल को चुप लग गई। अच्छा, तो इस सब में मेरी माँ का क्या फ़ायदा होने वाला है? ज़रा ये भी तो समझा दें मुझे, क्योंकि 4 दिन पहले तो आपको तहरीम मनहूस लग रही थी, आपके बेटे को खा गई, अब आप अपने दूसरे बेटे का निकाह इससे कर रही हैं। मुझे तो हैरत हो रही है आपकी सोच पर। इसके इतने वाशगाफ अल्फाज में तंज करने पर वो एकदम से परेशान होगी। ये मैंने नहीं, तुम्हारे नाना जान ने फैसला किया है, और मेरे साथ तुम मत भड़को। मैं जानती हूँ तुम्हें ये इत्तला नरमीन ने दी है, लेकिन एक बात याद रखना, ये सब कुछ नरमीन की मर्ज़ी से ही हो रहा है। इस सब में इसकी रजामंदी शामिल है। अब की बार सीधा दिल पे जा लगा। नरमीन, ऐसा यकीन नहीं आया। हाँ, इसने खुद बोला तुम्हारे नाना को कि वो बेशक इस रिश्ते को ख़त्म कर दें, तो फिर पीछे क्या रह जाता है बाजिल? और फिर तुम्हारे नाना जान मजबूर हो गए, और इस वक्त बेटा इन्हें हमारी ज़रूरत है। हम सब जानते हैं कि वो बच्चा दामल का है, और हम सबको इसके खातिर ये करवा घूंट पीना पड़ेगा, और फैसला हो गया है, इसलिए तुम भी अपना दिमाग तहरीम के लिए सेट कर लो। इनकी सारी बात सुनते हुए दामल ने अपनी वेस्ट पर हाथ रखे गहरा सांस भरा। अब आप भी मेरी एक बात गौर से सुन ले। मरता मर जाऊंगा, लेकिन नरमीन को तलाक नहीं दूंगा। इसकी क्या मर्जी है क्या नहीं, मुझे रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं जो चाहता हूँ वो मैं करके रहूँगा। बता दीजिएगा अपने मजबूर बाबा को कि वो मजबूर हैं, बाजिल शाह नहीं। एक एक लफ्ज़ पे जोर देता हुआ कहते वो कमरे से बाहर निकल गया, जबकि दिल में सख्त गुस्सा था जो बढ़ता जा रहा था। एक दिल किया कि नरमीन को बुलाए मिलने के लिए,
या इसके घर जाके सीधा इसका दिमाग सेट कर दें। लेकिन वो अपने भाई वाली गलती नहीं दोहराना चाहता था। वो इसके निकाह में थी, वो तन्हाई में मिलने का मतलब था रुखसी था। पहली बार वो अपने दिल पे पत्थर रख के अपने गुस्से को कंट्रोल करता खामोश हो गया, क्योंकि अब इद्दत में काफ़ी वक्त था और इस दौरान वो कुछ ना कुछ प्लानिंग कर ही लेता। वक्त का काम था गुजरना और पर लगा के उड़ रहा था। तहरीम नोमा मड़ी के बंगले में रही। नरमीन और बादशाह भी इसके साथ वहीं रहे और इसका मुकम्मल ख्याल रखा। और इस तमाम अरसे में तहरीम से बाजिल से निकाह से मुतल्लिक कोई बात ना की गई। वो बहुत ज़्यादा हसास हो चुकी थी, हर बात पर चिड़चिड़ापन दिखाती थी। बस बार बार एक ही बात करती कि अगर इसे कुछ हो जाए तो नरमीन इसके बच्चे का ख्याल रखे, इसे संभाल ले। आज तहरीम को सुबह से पेन हो रहा था और जब दर्द शिद्दत इख्तियार कर गया तो इसे हॉस्पिटल ले आए। इस वक्त वो एमरजेंसी में थी और वो बाहर बैठे इसके लिए दुआ गो थे। एक पल को नरमीन की नज़र सामने उठी तो वो नज़र हटाना भूल गई। ये गुमान था या हकीकत, इसे यकीन ना आया। लेकिन दामल एक लड़की के साथ खड़ा था। इस लड़की ने बहुत हक से दामल का बाजू थामा था। नरमीन ने अपने दादा जान की तरफ देखा, इनका ध्यान इस तरफ नहीं था। इसी पल नरमीन अपनी जगह से उठी थी और इनकी तरफ गई। वो दोनों बाहर निकल रहे थे कि नरमीन ने इनके सामने जा खड़ी हुई। एक लम्हे को वो रुक गया। दामल भाई, आप जिंदा हैं? नरमीन के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। इस शख्स के चेहरे का रंग बदला था। दामिल? कौन दामिल? सॉरी, आपको गलतफहमी हुई है। ये दामिल नहीं, ये शहराम है, मेरे शोहर। इसके साथ खड़ी लड़की ने बड़े वसूख से कहा। नरमीन ने पलटकर एक नज़र दामन को देखा तो उलझ सी गई। माना कि दुनिया में एक जैसे चेहरे होते होंगे, लेकिन इस शख्स का दिल भी तो वही इसी जगह पे है। ये कैसे हो सकता है? दामल की नाक की टिप पर वो तिल देख चुकी थी। हटो रास्ते से, ऐसे क्या देखे जा रही हो? चले शहराम, आप, देर हो रही है। पता नहीं कहाँ से लोग मुँह उठा के आ जाते हैं। इस लड़की ने घबराकर इस शख्स के बाजू पे हाथ रखा और इसे लिए आगे बढ़ गई। दामल भाई, नरमीन ने बहुत जज्ब के आलम में पुकारा तो एक पल इसका चेहरा सपाट हो गया। आपकी तहरीम बहुत तकलीफ में है, इसे हॉस्पिटल में है। प्लीज़ इसकी तकलीफ कम कर दे, वरना आप इसे हमेशा के लिए खो देंगे। नरमीन ने इसके दिल पे वार किया। चलें शहराम, देर हो रही है। वो लड़की बुरी तरह बुखलाहट का शिकार हुई। इस शख्स का हाथ खींचते हुए बाहर ले गई। नरमीन के दिल ने साफ कहा कि यही दामल है, लेकिन ये सब कुछ क्या था, कैसे हुआ? वो ये सब पता लगाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले इसकी बहन को इसकी ज़रूरत थी और शायद इस सब के लिए भी इस वक्त इसे किसी और की भी ज़रूरत थी। और वो था इसका मजाजी खुदा, जिसने इस तमाम अरसे में एक दफ़ा भी ना इससे बात की, ना मुलाकात हुई, ना आमना सामना। वो नरमीन को चुपकी मार दे रहा था, जबकि आज नरमीन को इसकी ज़रूरत थी। एमरजेंसी रूम का दरवाज़ा खुला, डॉक्टर बाहर आई। मुबारक हो, बेटा हुआ है। नरमीन और अरबाज शाह के चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने शुक्र का कलमा पढ़ा। डॉक्टर, मेरी बहन कैसी है? वो बेहतर है, ब्लड बहुत ज़ाया हो गया है, जिसकी वजह से अभी मुकम्मल होश में नहीं है, नीम गुनूदगी में है। लेकिन उन्होंने अपना बच्चा देखा, वो बहुत खुश हैं। थोड़ी देर तक इन्हें मुकम्मल होश आ जाएगी, तब इन्हें वार्ड में शिफ्ट करते हैं, फिर आप मिल लीजिएगा। डॉक्टर इन्हें बताते हुए आगे बढ़ गई। दादा जान, आप ही ठीक हो जाएंगी ना? वो परेशान थी, क्योंकि जानती थी कि तहरीम के अंदर जीने की उमंग ख़त्म हो गई है। हाँ बेटा, वो ठीक हो जाएगी, परेशान ना हो। इनकी बात पर वो पुरस्कून होते हुए सर को हिला गए। बाजिल के नंबर पे मैसेज करने लगी, क्योंकि हिम्मत तो नहीं थी कि इसे डायरेक्ट फ़ोन पर बात करती। वो बहुत गहरी सोच में डूबी हुई थी। बस यही दिल से दुआ कर रही थी कि एक बार बाजिल यहाँ आ जाए तो अपने भाई को वो कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। नर्स ने नौमौलूद बच्चे को नरमीन की गोद में दिया। इसकी आंखें बंद थी, इसे फीडर दिया गया था। नरमीन ने फ़ोन करके अपनी वालदा को भी बुलवा लिया था। अभी तहरीम की तबीयत इतनी ठीक नहीं थी कि वो इसे लेके इस्लामाबाद आ जाते। क्या हुआ शहराम, क्या बात है? क्यों इस तरह सर पकड़ कर बैठे हुए हो? नीलम ने इसके पास आते हुए पूछा। पता नहीं क्यों लेकिन मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है इस लड़की को मैंने पहले भी कहीं देखा है। वो अपना सर थामे बोला, जबकि इसकी आंखें बहुत लाल हो रही थी। शहराम, पता नहीं कौन सी लड़की थी, ऐसे कुछ भी बोलती गई और तुमने अपने दिलो दिमाग पे ले लिया। छोड़ो इनकी बातों को। शहराम अपनी जगह से उठा कि एकदम लड़खड़ा कर गिर गया और बेहोश हो गया। नीलम बहुत बुरी तरह घबराई। शहराम, क्या हुआ? आंखें खोलो। कबीर चचा वहीं से चिल्लाई। इसे शहराम को हॉस्पिटल लेके जाना था, जहां वो इसको रूटीन चेकअप करवाती थी। बाजिल ने अपने मोबाइल पे देखा तो नरमीन का एक मैसेज आया हुआ था। इसे हैरत हुई, इतने अरसे बाद इसे क्या मैसेज करने की सूझी। मैसेज खोला तो चौंक गया। अस्सलामुअलैकुम बाजिल, आई नीड यू।
مجھے آپ کی بہت سخت ضرورت ہے، پلیز آ جائیں۔ نرمین کے الفاظ بازل نے کوئی 10 دفعہ پڑھے، مطلب وہ اسے بلا رہی تھی۔ لاکھ میں پہلی بار بازل نے آنکھیں بند کر کے یقین کرنا چاہا۔ اس نے فوراً دل کی سنتے ہوئے کال بیک کی۔ نرمین کے نمبر پہ کال آ رہی تھی۔ بازل کا نام دیکھتے ہوئے اس کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ کال ریسیو ہو چکی تھی۔ دونوں طرف پل بھر کو خاموشی چھا گئی۔ نرمین، کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ بازل نے ہی بات کرنے میں پہل کی۔ آپ چچا جان بن گئے ہیں، نرمین نے نم لہجے میں کہا تو بازل کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کاش وہ یہاں ہوتے تو ہم سب مل کر یہ خوشی سیلیبریٹ کرتے۔ وہ اداس ہوا۔ اگر وہ وہاں نہیں آ سکتی تو آپ تو مڑی آ سکتے ہیں نا؟ نرمین نے فوراً اس کی بات اچک لی۔ پلیز، امی آ رہی ہیں، آپ ان کے ساتھ ہیں۔ نرمین، میں وہاں آ کے کیا کروں گا؟ بازل نہ سمجھی سے بولا۔ آپ آئیں تو صحیح، پھر آپ کو بتاؤں گی۔ ایک بہت بڑی وجہ ہے یہاں پر۔ اسے سن کر آپ بھی کہیں گے کہ واقعی آپ کو یہاں آنا چاہیے تھا۔ نرمین، میری ایک بات کان کھول کر سن لو۔ اگر ایک دم سے بازل کا لہجہ چینج ہوا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال کر بھابھی سے، بازل غصے سے اپنی بات بھی مکمل نہ کر پایا تھا۔ نرمین کا دل دھڑکا تھا۔ اس غلط فہمی میں مت رہنا نرمین بیگم، میں تمہیں چھوڑنے سے بہتر یہی سمجھوں گا کہ تمہیں جان سے مار ڈالوں۔ وہ سخت لہجے میں گھرایا تھا۔ نرمین کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ بہتر ہوگا یہ فضول حرفات اپنے دل سے نکال دینا اور اس کے بعد ہی مجھ سے ملنا، ورنہ بھائی میں دامل شاہ کا ہی ہوں اور بنا رخصتی کے بھی مجھے۔ بازل، ایک دم سے نرمین نے گھبرا کے اسے ٹوکا۔ اس کی باتیں سنتے ہوئے نرمین کا دل 120 کی رفتار سے دوڑا۔ پلیز، ایسا کچھ نہیں، آپ میری بات، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جو کچھ پہلے ہوا ابھی اس کا حساب بھی تم سے لینا باقی ہے۔ اس کی باتوں پر نرمین کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ آپ آ رہے ہیں نا؟ نرمین نے یقین کرنا چاہا تو وہ دھیما سا مسکرایا۔ اب منقوہ نے یاد کر ہی لیا ہے، وہ بھی زندگی میں پہلی بار، تو آنا تو پڑے گا نا۔ وہ جذب کے عالم میں اسے کہتا اسے بھی مسکرانے پہ مجبور کر گیا۔ میں آپ کا انتظار کروں گی، بے اختیار ہی اس کے منہ سے نکلا۔ ڈونٹ وری، زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گا۔ اس نے بھی دو بدو جواب دیا تو نرمین نے جھٹ سے کال بند کر دی۔ توبہ ہے، کتنا مشکل ہے اس شخص سے بات کرنا۔ بس ایک بار یہ یہاں آ جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے دل سے جیسے بہت بڑا بوجھ سرک رہا تھا، اور جیسے ہی تحریم کو سب پتہ چلے گا کہ دامل بائی زندہ ہے تو وہ جی اٹھے گی۔ وہ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے پرسکون ہو رہی تھی۔ شام کے وقت ڈاکٹرز نے تحریم کو وارڈ میں شفٹ کر دیا۔ اب وہ پہلے سے بہت بہتر تھی، لیکن مکمل طور پر ابھی سنبھلی نہیں تھی۔ رقیہ بیگم اور بازل ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ رقیہ بیگم نے بے چینی سے آگے بڑھتے بچے کو گود میں لیا۔ بسم اللہ پڑھتے اس کا ماتھا چوما۔ ہمارا دامل، دیکھو بازل، ہمارا دامل واپس آ گیا ہے نا؟ وہ پرجوش ہوتے ہوئے بازل نے محبت سے اس سے بیبی کے گال کو چھوا، جو بھوک سے رونے کی تیاری پکڑ رہا تھا۔ نرمین نے فوراً فیڈر بنا کر بیبی کے منہ کو لگایا۔ تحریم کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن ابھی وارڈ میں شفٹ کر دیا ہے، ملنے نہیں دے رہے۔ میں بات کرتا ہوں۔ بازل نرمین کی بات سنتے ہوئے ریسیپشن پہ چلا گیا، جبکہ طبیعت خرابی کی وجہ سے عباس اسکندر تھوڑی دیر پہلے ہی گھر کے لیے نکلے تھے۔ صبح سے وہ یہیں پہ تھے، اب انہیں زبردستی گھر بھیجا تھا اور ریسیپشن پہ کھڑا بات کر رہا تھا کہ اچانک اسے آتے ہوئے نرمین نے اس کی کلائی تھام لی کہ بات کرتے ہوئے بازل کے منہ میں ہی رہ گئے۔ یہاں آئے، میری بات سنیں۔ وہ اس کو کلائی سے تھامے کاریڈور سے چلتے راہداری کی جانب آئی۔ بازل کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ آپ ہی بالکل ٹھیک ہے، میں نے انہیں دیکھا ہے۔ وہ کافی دیر سے ہم سب کا انتظار کر رہی ہے اور اپنے بچے کا بھی، لیکن میں ہی نہیں ملنے دے رہی۔ وہ اس کے کان کے پاس جاتے سرگوشی کرنے لگی۔ اس کا یوں قریب آنا بازل کے دل میں جذبات سے جگانے لگا۔ کیا مطلب؟ اب کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ دل میں طوفان اٹھا تھا، پر بظاہر وہ نارمل تھا، اور ویسٹ پہ ہاتھ رکھے ماتھے پہ بل ڈالے اس سے پوچھا۔ سب کے لیے ایک بہت بڑی گڈ نیوز ہے بازل۔ اچانک سے نرمین ایکسائٹیڈ ہوتی ہوئی اس کے دونوں ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھے۔ بازل تو اس لڑکی کی حرکتیں دیکھتا رہ گیا۔ ڈاکٹر پلیز آپ انہیں چیک کریں، پتہ نہیں کیوں یہ اچانک سے بے ہوش ہو گئے ہیں۔ دامل بھائی؟ ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ اچانک اپنے عقب سے کسی لڑکی کی آواز سنتے ہوئے نرمین کہتے کہتے رکی اور پلٹ کر دیکھا، وہی لڑکی کھڑی تھی جو ڈاکٹر کو ایک روم کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ نرمین کے چہرے پہ ایک بہت خوبصورت مسکان نے احاطہ کیا۔ اب بتانے کا وقت نہیں بازل، اب دکھانے کا وقت ہے، نرمین بہت جوش سے بولی۔ بازل نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور اپنا ماتھا مچلنے لگا۔ سنو، رخصتی کے بعد میں خود دیکھ لوں گا تمہیں، فرصت سے۔ ابھی بات کیا ہے وہ بتاؤ۔ اس کی بات پہ نرمین کے چہرے پہ حیا کے رنگ بکھرے تھے۔
मैं कुछ और बात कर रही हूँ, आप किधर पहुँच गए? वो हुजल का शिकार हुई। अच्छा, आप जल्दी बता दो, ये ना हो मैं कहीं और पहुँच जाऊँ, फिर तुम बाद में। इसकी आंखों में हमारी सी उभरने लगी। आप चले मेरे साथ। वो इसका हाथ थामे आगे बढ़ी। बाजिल इसके साथ खींचा चला गया, लेकिन ना जाने आज इसका दिल बहुत खुश था कि वो इस पे हक जता रही थी। एक रूम के पास पहुंचते हुए वो दोनों रुक गए। डॉक्टर एक मरीज को चेक कर रहा था और एक लड़की इसके पास ही खड़ी थी। बाजिल की नज़र अचानक इस पेशेंट पे पड़ी तो इसे लगा जैसे इसके गिर्द धमाके होने लगे हैं। इसकी जुबान ही गंग रह गई, चेहरे पे बेहद बेयकीनी थी। कौन है आप लोग, और यूं मुंह उठा के अंदर क्यों चले आए? नीलम ने आगे बढ़ते हुए नरमीन को धक्का दिया। इस पे बाजिल ने इसे फौरन अपनी बाहों में भरा। नरमीन को इस लड़की से इस तरह की उम्मीद नहीं थी, इसलिए इसे हैरत से देखने लगी। अपनी हाथ में रहो तुम लड़की, वरना चलने के काबिल नहीं रहोगी। बाजिल का दिमाग तो 1 मिनट में ही घूमता था। बाजिल, वो हमारे दामिल भैया। नरमीन ने इसका ध्यान दामिल की जानिब करवाया। कौन दामिल? कोई दामिल नहीं है तुम्हारा, ये मेरे शौहर हैं, समझी तुम? वो लड़की गुस्से से भड़की। अभी पुलिस को बुलाता हूँ, वो खुद पता लगा लेगी कि ये कौन है। बाजिल ने बाल पे अपने दोस्त इंस्पेक्टर गुलहान को काल में लाई तो इस लड़की के चेहरे का रंग उड़ा। नहीं नहीं, प्लीज़ रुक जाए, ये शहराम नहीं है, ये आपके भाई ही हैं। इतना कहते हुए लड़की फूट फूट कर रो दी। नरमीन ने गहरा सांस भरते हुए फतहमंदी से बाजिल की जानिब देखा। बाजिल की आंखों में भी इसके लिए बहुत चाहत थी। और फिर धीरे धीरे इस लड़की ने सारा राज खोल दिया। शहराम इसका मंगेतर था और इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट दामल की गाड़ी के साथ हुआ था। इस एक्सीडेंट में मरने वाला शहराम था, क्योंकि शहराम नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था और नीलम इसके पीछे ही थी। दोनों के इससे पहले कि दोनों के बीच में झगड़ा होता, शहराम गुस्से में नशे की हालत में गाड़ी लेकर निकला था और एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में शहराम की गाड़ी तो जल गई और वो झुलस गया, जबकि दामिल ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई थी, लेकिन वो वहीं बेहोश हो गया। मरियम अपने शौहर को इतनी बुरी हालत में देख के दहल गई। वो दम तोड़ चुका था। इसकी आंखों में आंसू ही आंसू थे कि निगाह एक तरफ ज़मीन पे बेहोश पड़े शख्स की तरफ गई। लोगों की मदद से वो इसे हॉस्पिटल ले गई। वो वहाँ जाके पता चला कि बहुत बड़े पत्थर पे गिरने से इसकी याददाश्त चली गई है। जब इसे होश आया तो नीलम के दिल में हियानत आ गई। वो शहराम को खो चुकी थी और इसे एक सहारा चाहिए था, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में कोई नहीं था। इसने दामल की याददाश्त चले जाने का फ़ायदा उठाया और इसे शहराम बना दिया। नीलम की बुरी बात सुनते हुए बाजिल और नरमीन ने अफसोस के साथ सर झटका। बाजिल को शहराम बना के तो ले आई, लेकिन मैं कभी इसके करीब नहीं गई। शायद रब को मंजूर नहीं था कि हम करीब आते। दामल को कुछ भी याद नहीं। नीलम इन्हें बताते हुए फिर से रो दी। बाजिल, दामल की आवाज़ पे वो फ़ौरन पलटा। भाई, आप ठीक हैं? फ़ौरन आगे बढ़ते हुए दामल को गले लगाया। रो क्यों रहे हो पागल, मैं ठीक हूँ। दामल मुस्कुरा रहा था। दामल भाई, आप वाकई ठीक हैं? अब की बार नरमीन ने भी पास आते हुए खुशी से कहा। क्या यार, मैं ठीक हो गया हूँ। तुम दोनों को और मेरी तहरीम कहाँ है? दामल के सवाल पे वो दोनों चौंकते हुए पीछे पलट कर देखा तो वो लड़की हाथ जोड़े आंसू पोंछते हुए बाहर निकल गई। आपकी याददाश्त वापस आ गई, इस बात पर हम बहुत खुश हैं दामल भाई, लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। वह इसकी बात का मतलब समझ नहीं पाया तो बादल ने इसे मुख्तसरन नीलम की सारी बात बता दी। सारी बातें छोड़ो, मुझे सिर्फ ये बताओ मेरी तहरीम किधर है? इसके दिल को कुछ हुआ था। न जाने 1 साल कैसे गुजर गया। इस बात से तहरीम पे क्या क्या बीती होगी। भाई, यही तो कह रहे हैं दामिल भाई, आपको सरप्राइज़ है। वह नरमीन और बादल के साथ बाहर आता रुकैया बेगम से मिला। रुकैया बेगम की खुशी की इंतहा न रही। इनके हाथ में बच्चा देख रहे हैं। बाजिल ने इसका ध्यान इस बच्चे की जानिब कराया। आपका बेबी है ये। बाजिल की बात पर इसकी आंखें हैरत से फैली। फ़ौरन से इसे अपनी आंखों की नमी छुपाए वो बच्चे को अपनी गोद में उठा गया और नज़र ही नज़र में इसकी नज़र उतारने लगा। धीरे से इसके माथे पर लब रखे, जबकि नरमीन रुकैया बेगम को सारी बात बताने लगी। उन्होंने आगे बढ़ के दामिल का माथा चूमा, आंखों में आंसू ले आई। देखे मानी जान, इसकी नाक की टिप पे भी तिल है, लेकिन मेरी तरह वो नम आंखों से मुस्कुराया था। जबकि इस की बात पे बादल और नरमीन एक दूसरे की जानिब देखते हुए गहरा मुस्कुराए। मेरी तहरीम कहाँ है? दामिल ने बेचैनी से पूछा तो नरमीन ने सामने वार्ड की जानिब इशारा किया। वो बच्चा गोद में लिए इसकी जानिब बढ़ गया। दुआओं के बादल छट गए थे और अल्लाह ने बहुत बड़ा मौजज़ा दिखाया। रुकैया बेगम ने बेटी को गले से लगाया। इनकी बेटी का सब्र रंग लाया था। नरमीन, वो रोते हुए मुस्कुराई। बाजिल को भी अपने पास बुलाया। हमने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया है, हम बड़ों को माफ़ कर देना मेरे बच्चों। इन दोनों का हाथ हमें रोने वाले लहजे में बोला। नरमीन ने माँ के हाथ चूमे। नरमीन, नरमीन, कहाँ हो तुम? मेरा बच्चा मुझे ला के दो, वरना मैं तुम सबको जान से मार डालूंगी।
जैसे ही दामल रूम में दाखिल हुआ वो चलाते हुए बोलती जा रही थी। इसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। इसे सही सलामत अपने सामने देखकर नॉर्मल के दिल में ठंडक सी भर गई। वो रो रही थी क्योंकि कोई भी इससे मिलने नहीं आया था अंदर। लेकिन इस सब के पीछे नरमीन थी, जिसने जानबूझकर किसी को अंदर नहीं आने दिया। वो चाहती थी कि सबसे पहले दामल बाई ही अंदर जाए, और कुदरत का भी ये फैसला था। तहरीम, दामल ने आगे बढ़कर इसके माथे पे लब रखे तो तहरीम एकदम होश में आई। दामल, आप जिंदा हैं? नहीं नहीं, मेरा वहम है ये, वो खुद कलामी से बोलती जा रही थी। नहीं जान, मैं हूँ हकीकत, मेरी जान। दामल ने इसके गाल पे लब रखे। ये देखो हमारा बेबी। दामल ने इसके सामने बेबी को किया। ये हमारा बेबी है। वैसे थाम ली और इसके माथे पे बोसा दिया। वो भी समझ रही थी कि वहाँ दामल नहीं है, इसका वहम है। तहरीम, मेरी जान। दामल इसके पास बैठते हुए इसे अपने हिसार में लिया तो वो अभी तक यही समझ रही थी कि गुमा में है। वो एकदम पीछे हटी। क्या आप वाकई? वो डरते हुए इसे छूने लगी। हाँ, मैं ही हूँ। वो इसके चेहरे की बेयकीनी को एंजॉय कर रहा था। जिंदा हूँ और लौट आया तुम्हारी दुआओं से। वो शिद्दत से इसे खुद में भेज गया। दामिल, काश आप सच में मेरे पास होते। इसे यही लग रहा था कि वो ख्वाब देख रही है। दामल ने इसके लबों पे शिद्दत से झुकते इसके 14 तबक रोशन किए तो इसकी आंखें फैल के पूरे खुल गई। वो इतनी शिद्दत दिखा रहा था कि तहरीम का सांस रुक गया। अब यकीन आया? दामल के पूछने पे अपना चेहरा झुकाए वो बुरी तरह रो दी, जैसे यकीन करना चाह रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी। इसे अपने अल्लाह ताला पे बेहद प्यार आया, जिसने इसके सर का ताज वापस लौटा दिया। 2 हफ्ते बाद घर में सबको दामल के एक्सीडेंट के बारे में पता चल गया था। इकरा बेगम अपने बेटे को पाकर बहुत खुश थी और पोते में तो इनकी जान बचने लगी थी। बाजिल और नरमीन की रुस्सी का दिन भी आन पहुंचा। बहुत अच्छे तरीके से नरमीन की रुस्सी का फिजा सर अंजाम पाया। नरमीन दिल थामे बादल की सेजस जाए बैठी थी और इसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन रात के 2 बज गए थे। वो अभी तक नहीं आया था। अब तो नरमीन को भी नींद आने लगी थी। गुस्से से साड़ी झुलरी उतार के ड्रेसिंग पे फेंक दी। ठीक है, ना आए, रहें ये भी बाहर। सब कुछ उतार के अब वो दुपट्टा उतार कर दूर सोफे पे उछाल गई तो इसी वक्त दरवाज़ा खुला और बाजिल अंदर दाखिल हुआ। अपने सामने नरमीन का क़यामत हेज़ हुस्न देखते ही वो अपनी जगह पे एकदम साकत हुआ। दूसरी तरफ नरमीन का भी सांस रुक गया। बिना दुपट्टे के छोटे से ब्लाउजर में इसकी दूधिया कमर पूरी आबोताब के साथ चमक रही थी। अपने खूबसूरत इसके शेप में रास खाती वो अगले ही पल शर्म से सर झुका गई। मुझे नहीं पता था मेरी बीवी को मेरी बाहों में आने की इतनी जल्दी है कि खुद ही सब कुछ अपने तन से अलग कर दिया। इसके बोले गए बेबाक जुमले पे नरमीन शर्म से पानी धीरे से आगे बढ़ते अपना दुपट्टा उठाने की कोशिश की, जिसे बादल ने नाकाम बनाते इसे खींच के अपने सीने से लगाए। अब पर्दे गिराने का वक्त है, तुम खुद को छुपा रही हो। इसकी कमर पे अपने हाथों की गिरफ्त मजबूत करता जा रहा था। नरमीन के रोंगटे खड़े हो गए। बाजिल, आप? इसकी बात काटता इसके लाल रंग से सजे खूबसूरत लब पे हल्का सा झुका तो नरमीन के पूरे जिस्म में स्पार्क पैदा हुआ। लेकिन बाजिल भी यहाँ नहीं रुका। एक तशनगी थी जो बढ़ती जा रही थी। फ़ोन नरमीन को कोई भी सोचने का मौका दिए बगैर इस पर अपनी शिद्दत नछावर करने लगा। आखिरकार महरम की मोहब्बत की जीत हुई थी। अल्लाह ताला ने इनको सब्र का फल दिया था। बात काबिल गौर है कि कोशिश करें निकाह के बाद रुस्सी के बीच ज़्यादा वक्फा ना दें। निकाह हलाल होता है और रिश्तों को भी हलाल रहने दें।